हेलो बच्चों, अभी तक हमने जो पढ़ा है वो है क्या कि इलेक्ट्रिक डायपोल से हम क्या समझते हैं और इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से फील्ड और पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब तो आपको पता ही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है, एक अरेंजमेंट होता है किसका, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का, जो बहुत पास पास रखे हुए हैं। जनरली ये मॉलिक्यूल के अंदर जो चार्ज होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। और इलेक्ट्रिक डायपोल का बिहेवियर हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डायपोल कैसा बिहेव करता है, उसी से हम समझ सकते हैं कि मैटर जो कि मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, तो वो मैटर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में कैसा बिहेव करेगा। तो मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड कोई डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट हो। अगर कोई डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट हो तो डायपोल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट हो तो वो कैसा बिहेव करेगा। तो डायपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, डायपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितने तरीके की हो सकती है भाई। एक तो हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो। तो अभी तो हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डायपोल प्रेजेंट है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, उस पर फोर्स कितना लगेगा, उस पर टॉर्क कितना लगेगा, ये सब हमें देखना है। तो डायपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ यूनिफॉर्म। तो पहले हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का देख लें। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डायपोल प्रेजेंट है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डायपोल प्रेजेंट है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, आपको पता ही है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इक्यू स्पेस लाइन होती है। तो इक्यू स्पेस लाइन में मान लीजिए हमारे पास ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। हर एक जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट और हर एक जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होगा। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट और हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आइडेंटिकल है, मतलब सेम है। तो हर जगह एक जैसी फील्ड है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं, इक्वी स्पेस लाइन से करते हैं। तो ये इक्वी स्पेस लाइन है। सपोज इस इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट है E और इस इलेक्ट्रिक फील्ड पे डायपोल रखा हुआ है। तो डायपोल तो किसी भी ओरिएंटेशन में हो सकता है, किसी भी ओरिएंटेशन में हो सकता है। सपोज़ कि डायपोल रखा है तो ये हमारा एक डायपोल है, इसको हमने एक जनरल किसी भी ओरिएंटेशन में रख दिया। तो ये हमारा एक डायपोल है। डायपोल क्या होता है आपको पता ही है। डायपोल अरेंजमेंट होता है दो चार्ज का, जो कि प्लस Q और माइनस Q के चार्ज होंगे और उनके बीच का सेपरेशन बहुत ही स्मॉल होता है। ये डायपोल को रखा हुआ है, क्योंकि हर एक जगह फील्ड एक जैसी है, हर एक जगह फील्ड का अमाउंट सेम है, हर एक जगह फील्ड की डायरेक्शन सेम है। तो अगर इस पे चार्ज देखा जाए, इस चार्ज पे फोर्स देखा जाए, तो इस चार्ज पे फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगेगा। तो आप कहोगे पॉजिटिव चार्ज है ये, और पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लगता है, और ये फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू Q इंटू E। तो पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और F इज इक्वल टू Q इंटू E। ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। और चूंकि हर एक जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो यहाँ पर भी जो फोर्स होगा वो भी होगा क्या, F इज इक्वल टू Q इंटू E, जहाँ पर Q क्या है, इस पे चार्ज है। तो Q इस पे चार्ज है, तो माइनस Q का इस पे चार्ज है। तो माइनस Q का चार्ज, ये कॉम्बिनेशन है, एक प्लस Q माइनस Q का। इस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, डायपोल बोलते हैं। तो कभी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल रखेगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब हर एक जगह एक जैसी फील्ड। तो जितना भी पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा उतना ही नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा। बस अंतर ये होगा कि पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगेगा। इसका मतलब हर एक केस में अगर डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रखा है तो हर एक केस में नेट फोर्स तो इस पर होने वाला है जीरो। ठीक है, क्योंकि एक पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, एक पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो आपको याद रखना है पहला कि हर एक केस में अगर डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रखा है, यूनिफॉर्म जरूरी, नॉन यूनिफॉर्म होता तो इसका मतलब होता कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कुछ और होती और यहाँ पर कुछ और होती, एक जैसी नहीं होती नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर कुछ और फोर्स लगता और यहाँ पर कुछ और फोर्स लगता, तो हम कहते हैं कि नेट फोर्स जीरो नहीं होता। लेकिन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई डायपोल रखा है
तो उस पर नेट फोर्स हर समय ज़ीरो होगा। तो आपको याद रखना है नेट फोर्स इज़ ज़ीरो, नेट फोर्स इज़ ज़ीरो व्हेन डाइपोल इज़ प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट फोर्स ऑन डाइपोल इज़ ज़ीरो व्हेन डाइपोल इज़ प्लेस्ड इन एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फोर्स तो नहीं लगेगा, ठीक है, फोर्स तो नहीं लगेगा, लेकिन इस पे हो सकता है कि आपको दिख रहा है कि ये दोनों फोर्स इस पे ऐसे लग रहे हैं कि ये इसको घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, इस डाइपोल को इस डायरेक्शन घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। मान लेते हैं कि किसी टाइम पर या किसी इंस्टेंट पर जो डाइपोल का एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड से वो थीटा है। अगर डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड से एंगल थीटा है तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर ये थीटा है तो ये एल कॉस थीटा, और ये जो डिस्टेंस हो जाएगी ये कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, ये डिस्टेंस हो जाएगी एल साइन थीटा, ठीक है, एल साइन थीटा। आप खुद ही सोचिए कि एक अगर ऐसा डंडा रखा हुआ है, एक स्टिक है, एक स्टिक पे अगर हम एक फोर्स ऐसा लगाते हैं और एक फोर्स ऐसा लगाते हैं तो स्टिक के साथ क्या होगा, आप खुद सोचिए। एक स्टिक है, एक डंडा ऐसा रखा हुआ है और स्टिक पे हम एक फोर्स इधर लगाते हैं, एक फोर्स इधर लगाते हैं, तो ये फोर्स लगाने की वजह से स्टिक ऐसा घूमने की कोशिश करेगा। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर भी फोर्स तो ज़ीरो है, लेकिन स्टिक जो है या फिर डायपोल जो हमारा घूमने की कोशिश कर रहा है। अब दो फोर्स अगर हमारे इक्वल अमाउंट के होते हैं, दो फोर्स इक्वल अमाउंट के और एंटी पैरेलल फोर्स होते हैं, ठीक है, ठीक है, दो इक्वल अमाउंट के एंटी पैरेलल फोर्स होते हैं, तो ऐसे अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, ऐसे अरेंजमेंट को हम बोलते हैं कपल। आपको याद है कि दो फोर्स इक्वल अमाउंट के और एंटी पैरेलल फोर्सेस होते हैं, तो ऐसे अरेंजमेंट को हम बोलते हैं कपल। तो दो फोर्सेस का सिस्टम जो इक्वल अमाउंट के फोर्स हो और एंटी पैरेलल डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हो, ऐसे सिस्टम को बोलते हैं कपल। और टॉर्क ऑफ कपल होता है कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस, ठीक है। ये टॉर्क किसी पॉइंट पर डिपेंडेंट नहीं होता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉइंट ये टॉर्क उतना ही आएगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल फोर्सेस। तो यहाँ पर अगर हम टॉर्क लिखें तो टॉर्क नॉन जीरो आएगा, यहाँ पर अगर हम टॉर्क लिखें तो टॉर्क नॉन जीरो आएगा। तो टॉर्क ऑन डाइपोल, तो टॉर्क ऑन डाइपोल कितना हो जाएगा, अगर हम टॉर्क लिखें तो टॉर्क ऑन डाइपोल कितना हो जाएगा, या फिर टॉर्क ऑन डाइपोल और डाइपोल पे जो फोर्सेस लग रहा है वो हो जाएगा टॉर्क ऑफ ऑन डाइपोल इज इक्वल टू टॉर्क ऑफ कपल। और एक कपल किसे बोलते हैं, कपल हमने पढ़ा हुआ है 11th में जब टॉर्क पढ़ रहे थे, तो कपल किसे बोलते हैं, जो दो फोर्सेस होते हैं इक्वल अमाउंट के फोर्सेस एंटी पैरेलल डायरेक्शन में एक्ट करते हैं, उन फोर्सेस के सिस्टम को कपल बोलते हैं। और इस कपल का टॉर्क इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉइंट, क्योंकि टॉर्क हम किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट निकालते हैं, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉइंट कपल का टॉर्क होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल फोर्सेस, ठीक है। तो अगर इस टॉर्क ऑन डाइपोल इज इक्वल टू टॉर्क ऑफ कपल लिखा जाए तो ये टॉर्क ऑफ कपल कितना हो जाएगा, फोर्स इज क्यू इंटू ई, और डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस इज इक्वल टू एल इंटू साइन थीटा। फोर्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, तो क्यू ई इंटू एल साइन थीटा। तो और टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका एक डायरेक्शन का सेंस होता है, भाई किस चीज़ पे टॉर्क लग रहा है। टॉर्क इसको दो तरीके से घुमाना, टॉर्क मतलब घुमाना, तो घुमाना कैसे हो सकता है, घुमाना हो सकता है क्लॉकवाइज और घुमाना हो सकता है एंटी क्लॉकवाइज। अपने आप फील करिए कि ये फोर्सेस का सिस्टम, ये जो दो फोर्सेस का सिस्टम है, ये डाइपोल को किधर घुमाने की कोशिश करे, तो आपको देखेगा ऑटोमेटिकली जब ये फोर्स ऐसे लगाएंगे तो डाइपोल ऐसे घूमेगा। इसका मतलब जो कपल है, जो टॉर्क है, उस टॉर्क की डायरेक्शन अगर हम लिखें तो टॉर्क की डायरेक्शन होनी चाहिए कितना, टॉर्क की डायरेक्शन होनी चाहिए क्लॉकवाइज, तो ये क्लॉकवाइज हुआ, ठीक है। डाइपोल का डाइपोल मोमेंट हम कैसे डिफाइन करते हैं, आपको याद होगा डाइपोल का डाइपोल मोमेंट डिफाइन करते हैं, डाइपोल का डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। तो Q इंटू एल इज डाइपोल मोमेंट, तो यहाँ पर Q इंटू एल को हम डाइपोल मोमेंट लिख सकते हैं। तो Q इंटू एल इज P इंटू E इंटू साइन थीटा, और डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज, ठीक है। आपको ये जो एक्सप्रेशन है इसमें दिख रहा है P इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट वेक्टर, इट हैज़ अ डायरेक्शन, एंड E इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसके पास भी एक डायरेक्शन है। तो दो वेक्टर क्वांटिटी है और साथ में साइन थीटा जुड़ा हुआ है, तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट याद आ रहा होगा, A B साइन थीटा विद डायरेक्शन,
ठीक है। तो आप अगर देखें तो P की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, P की डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलाउंग ये वेक्टर होता है P वेक्टर, ठीक है, ये वेक्टर होता है P वेक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और P वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो है थीटा। अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट याद हो तो A क्रॉस B को हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे, राइट हैंड थंब रूल से A क्रॉस B की डायरेक्शन निकालते थे। पहले क्या करते थे, अपने राइट हैंड को स्ट्रेच करते थे, स्ट्रेच करने के बाद पहले राइट हैंड को स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करने के बाद जो फिंगर्स है उन फिंगर्स को पहले वेक्टर की डायरेक्शन रखते हैं, और पहले वेक्टर की डायरेक्शन रखने के बाद इस तरीके से रखते हैं। पहले वेक्टर की डायरेक्शन तो ऐसे भी रख सकते हैं, ये भी हो गया फिंगर्स पहले वेक्टर की डायरेक्शन में, ये भी हो गया फिंगर्स पहले वेक्टर की डायरेक्शन में, ये भी हो गया फिंगर्स पहले वेक्टर की डायरेक्शन में। तो पहले क्या करते हैं, राइट हैंड पाम को स्ट्रेच करते हैं, राइट हैंड को स्ट्रेच करते हैं, स्ट्रेच करने के बाद जो फिंगर्स होते हैं वो पहले वेक्टर के डायरेक्शन में होते हैं, और इस तरीके से फिंगर्स को रखते हैं कि जो पाम हो, जो ये जो ओपन हो, ये जो है दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में। फिर क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, फिंगर्स को कर्ल करते हैं फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर, और जिधर भी थंब पॉइंट करता है दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B। तो यहाँ पर दिख रहा है कि अगर मैं P को एज अ वेक्टर ट्रीट करूँ, E को एज अ वेक्टर ट्रीट करूँ, तो P क्रॉस E की डायरेक्शन होगी अंदर की ओर, ठीक है। अंदर की ओर का सेंस क्या है, अंदर की ओर अगर P क्रॉस, तो इस रोटेशन के लिए हमें पता है दो रोटेशन के दो वेक्टर होते हैं। इस रोटेशन के लिए जो वेक्टर हमने असाइन किया था, आपको याद हो, वो वेक्टर होता है ऐसा गोइंग इनटू द प्लेन, और इस रोटेशन के लिए जो वेक्टर हमने असाइन किया था वो होता है वेक्टर ऐसा कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है। दो रोटेशन के लिए दो वेक्टर हमने असाइन किए थे, क्रॉस प्रोडक्ट में आपको याद होना चाहिए। तो अगर P क्रॉस E हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, अगर इन दोनों को एज अ वेक्टर ट्रीट किया और P क्रॉस E निकालने की कोशिश करें, तो हमको दिख रहा है कि P क्रॉस E वेक्टर की डायरेक्शन अंदर की ओर है। इसका मतलब अंदर की ओर डायरेक्शन का मतलब ये सेंस ऑफ रोटेशन हुआ, ये सेंस ऑफ रोटेशन, और यहाँ दिख रहा है कि यही सेंस ऑफ रोटेशन। इसका मतलब टाउ को हम लिख सकते हैं टाउ इज इक्वल टू कितना, P क्रॉस E। तो आप याद रखना, आपको अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई डाइपोल प्रेजेंट है तो उस डाइपोल पर नेट फोर्स की वैल्यू तो जीरो है, लेकिन नेट टॉर्क की वैल्यू जीरो नहीं है। ये टॉर्क की वैल्यू जीरो हो सकती है कुछ पर्टिकुलर केसेस में, ये टॉर्क की वैल्यू जीरो हो सकती है कुछ पर्टिकुलर केसेस में। तो कब जीरो होगा, जब साइन थीटा जीरो होगा, तो ये टॉर्क हमारा जीरो होगा, टॉर्क इज इक्वल टू जीरो दो केसेस में होगा। केस नंबर वन टॉर्क तब जीरो होगा व्हेन थीटा इज इक्वल टू जीरो, और केस नंबर टू व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इन दो केसेस में टॉर्क जीरो है। किसी भी बॉडी का कंप्लीट इक्विलिब्रियम, अगर हमें कंप्लीट इक्विलिब्रियम इंश्योर करना है, किसी भी बॉडी का अगर हमें कंप्लीट इक्विलिब्रियम इंश्योर करना है, तो हम दो चीज़ देखते हैं। एक चीज़ देखते हैं कि उस पर नेट फोर्स जीरो होता है, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, और दूसरा चीज़ देखते हैं उस पर नेट टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट जीरो होता है, इसको बोलते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम। इस तरीके से अगर इंश्योर कर पाते हैं तो हम कहते हैं बॉडी इज इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम, मतलब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एज वेल एज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो फोर्स तो हमें पता है कि ऑलवेज फोर्स नेट फोर्स जीरो होगा। टॉर्क भी दो केसेस में जीरो हो सकता है, थीटा इज इक्वल टू जीरो, थीटा इज इक्वल टू 180। इसका मतलब फॉर द केस थीटा इज इक्वल टू जीरो, डाइपोल पर फोर्स भी जीरो रहेगा और टॉर्क भी जीरो रहेगा। इसका मतलब पक्की बात है वो इक्विलिब्रियम होना चाहिए। अब इक्विलिब्रियम में कैसे इक्विलिब्रियम होते हैं, दो इक्विलिब्रियम होते हैं, एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि अगर हम किसी बॉडी को उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब करें और वो वापस अपने जहां से हमने डिस्टर्ब किया, इक्विलिब्रियम पोजीशन से हमने डिस्टर्ब किया, तो वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को एक्वायर करने की कोशिश करें, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। और दूसरे टाइप का इक्विलिब्रियम होता है अगर कोई बॉडी किसी बॉडी को हमने उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब किया है और वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को वापस रिटेन न करे, वो भाग जाए, जिधर हमने डिस्टर्ब किया उधर भाग जाए, ऐसे इक्विलिब्रियम को बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसका एग्जांपल भी दिया है हमने आपको कि जैसे एक मान लीजिए बाउल है, एक बाउल पे एक यहाँ पर छोटा सा एक बॉल रखा हुआ है। जब आप इस बॉल को डिस्टर्ब करोगे, जब आप इस बॉल को, अब ये बॉल रुका हुआ है, अगर आप इस बॉल को डिस्टर्ब करते हो तो ये वापस अपनी मीन पोजीशन पे आ जाएगा। तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर मान लीजिए ये जो है बाउल या जो भी हमारा है ये इसके टॉप पे किसी तरीके से इसको एडजस्ट कर दिया गया बॉल को, ठीक है, इस बाउल के टॉप पे बॉल को एडजस्ट कर दिया गया। ऑल्दो इस समय ये रुका हुआ है, ये इक्विलिब्रियम है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करेंगे, इसको इधर डिस्टर्ब करेंगे तो इधर गिर जाएगा, इसको इधर डिस्टर्ब करेंगे इधर गिर जाएगा। इसका मतलब दोनों केसेस में बॉडी इक्विलिब्रियम में है, लेकिन इस केस में बॉडी अपने ओरिजिनल साइज को रिगेन करने की कोशिश करता है, रिटेन करने की कोशिश करता है।
इस केस में जब हम डिस्टर्ब करते हैं तो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप को या ओरिजिनल पोजीशन को एक्वायर करने की कोशिश नहीं करता, तो इसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब ये दोनों ही इक्विलिब्रियम के केसेस है, क्योंकि इस केस में भी टॉर्क 0 4 0 इक्विलिब्रियम, 4 0 टॉर्क 0 इक्विलिब्रियम। एक होगा अनस्टेबल, एक होगा स्टेबल। तो आप खुद जो है एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन सा इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा, कौन सा इक्विलिब्रियम अनस्टेबल होगा। मान लेते हैं कि हमने बॉडी को घुमाया, बॉडी को एक स्टेबल इक्विलिब्रियम से पोजीशन से घुमाया। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब क्या है कि जब हमारा थीटा इज इक्वल टू 0। अब थीटा क्या चीज़ है? थीटा इज एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। व्हेन डायपोल मोमेंट वेक्टर इज अलोंग द लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट वेक्टर होगा तो थीटा इज इक्वल टू 0 होगा। तो आप क्या करिए, थोड़ा सा डिस्टर्ब करिए। ये मान लीजिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर बना ही है, फिर से एक बार बना दे रहे हैं। ये मान लीजिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने डायपोल रखा हुआ है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है और थोड़ा सा उसको हम टिल्ट कर दे रहे हैं। जैसे हमने इस डायपोल को लिया, ये डायपोल है, इस डायपोल को थोड़ा सा हमने घुमा दिया, थोड़ा सा घुमा दिया किसी भी डायरेक्शन। लेट सपोज हमने थोड़ा सा इधर ऐसे घुमा दिया, तो इसको हमने थोड़ा सा ऐसे घुमाया। तो जैसे ही हमने इसको घुमाया, आपको दिख रहा है कि जैसे हम घुमाएंगे इस डायरेक्शन में तो इस पे एक फोर्स लगेगा इधर QE, जैसा कि ऊपर बना हुआ है, और इस पर एक फोर्स लगेगा इधर QE, और ये दोनों QE मिलके या दोनों फोर्सेस मिलके इसको वापस अलाइन करने की कोशिश करेंगे किधर? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। मतलब डायपोल हर समय इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होने की कोशिश करता है, ये टॉर्क के हिसाब से, ठीक है। और अगर हमने कहीं इसको इधर डिस्टर्ब किया होता, मान लेते हैं कि हमने इसको इधर नहीं डिस्टर्ब करके हमने डिस्टर्ब किया, जिस डायरेक्शन में दिख रहा है कि उसको ऑपोजिट घूमना चाह रहा है, अगर हमने इस डायरेक्शन में डायपोल था और हमने इसको थोड़ा सा ऐसा डिस्टर्ब किया, तो ये डिस्टर्ब किया तो इस पर एक फोर्स लगा पॉजिटिव चार्ज पे। ये डायपोल है, डायपोल मतलब नेगेटिव चार्ज इधर, पॉजिटिव चार्ज इधर। तो अगर हमने इसको थोड़ा सा नीचे की ओर डिस्टर्ब किया इस डायरेक्शन में, तो दिख रहा है कि इस पर फोर्स इधर लगेगा और इस पर फोर्स इधर लगेगा। अब आप खुद सोचिए, ये दोनों फोर्स मिलके क्या करने की कोशिश कर रहे होंगे? ये दोनों फोर्स मिलके इस डायपोल को वापस घुमा के इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो पोजीशन है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन है। मतलब जब डायपोल डायपोल मोमेंट वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की वेक्टर की डायरेक्शन में होता है, तो ऐसे समय हम बोलते हैं कि डायपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 0, हमने इसकी एनालिसिस की, हमने देखा थीटा इज इक्वल टू 0 इज पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो पोजीशन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0 इज पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। थीटा इज इक्वल टू 0 इज पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है। एक बार थीटा इज इक्वल टू 180 पे भी देख लेते हैं। थीटा इज इक्वल टू 180 मतलब कि इस बार जो डायपोल मोमेंट वेक्टर है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल है 180 डिग्री। इसका मतलब क्या है? एक बार फिर से इसको ड्रॉ करते हैं। मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल रखा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, और जो डायपोल मोमेंट वेक्टर है दैट इज एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। इसका मतलब डायपोल हमारा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में होने का मतलब क्या हुआ? इस डायरेक्शन में होने का मतलब है कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव ये डायपोल वेक्टर की डायरेक्शन है। तो अभी दिख रहा है कि अगर इस पर फोर्स लिखें, अगर ये स्टेबल ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन है, इस पर फोर्स लिखें, तो नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो इस पर फोर्स लगेगा QE, और पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है, इस पर फोर्स लगेगा QE। तो दिख रहा है दोनों फोर्स इक्वल अमाउंट के और ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। थोड़ा सा घुमा के देखते हैं इसको, थोड़ा सा हल्का सा हम क्या करते हैं? घुमा के देखते हैं। तो इसको हमने थोड़ा सा घुमा दिया, ठीक है। इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा हम इसको रोटेट कर देते हैं। तो लेट्स सपोज कि हमने इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हमको दिखा था कैसा था? ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज इधर था, पॉजिटिव चार्ज इधर है। थोड़ा सा इसको हमने टिल्ट कर दिया, तो इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा हमने इसको टिल्ट कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा टिल्ट कर दिया। नेगेटिव चार्ज किधर है? नेगेटिव चार्ज इधर है। और पॉजिटिव चार्ज किधर है? पॉजिटिव चार्ज इधर है। तो
सॉरी नेगेटिव चार्ज इधर है और पॉजिटिव चार्ज किधर है, पॉजिटिव चार्ज इधर है। तो जो पॉजिटिव चार्ज पे फील्ड फोर्स लग रहा होगा वो होगा इस डायरेक्शन में QE, और जो नेगेटिव चार्ज है उस पर जो फोर्स लग रहा होगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में QE। अब आप खुद सोचिए कि ये दोनों फोर्स मिलके, आप खुद फील करने की कोशिश करिए कि एक आपके पास प्रैक्टिकल सिचुएशन है जिसमें ये एक रॉड है या जो भी है, उस रॉड पे अगर आप इस तरीके से दो फोर्स लगाएंगे, इस तरीके से दो फोर्स लगाता हूँ मैं, तो दिख रहा है कि ये रॉड घूमेगा ऐसा, ये रॉड घूमेगा ऐसा, तो ये वापस अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ना जाके उल्टी डायरेक्शन घूमने की कोशिश करता है। ठीक है, कैसे भी घुमाइए आप, अगर इसको ऐसे ना घुमाइए, ये पॉजिटिव इधर है, आप इसको ऐसे घुमाइए, ऐसे घुमाइए, यहाँ नेगेटिव रखिए और यहाँ पॉजिटिव रखिए, तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में QE। दोनों ही केस में अगर हम इस पे भी देखते हैं, आप फील करिए, आप फील करने की कोशिश करिए कि ये दोनों फोर्स मिलके इस डंडे को किधर घुमाएंगे, तो आपको दिखेगा कि इस केस में ये दोनों फोर्स मिलके डंडे को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे और इस केस में ये दोनों फोर्स मिलके डंडे को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमाएंगे। आप करके देखिए, ऐसा ही हुआ। ठीक है, इसका मतलब अगर ये इस समय ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है मतलब अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से दूर जा रहा है, और इस समय अगर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूम रहा है, अगेन वो इक्विलिब्रियम पोजीशन से दूर जा रहा है। तो ये वो वाला केस है जिसमें हम कहते हैं डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में, और ये वो वाला केस है जिसमें हम कहते हैं डाइपोल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में। तो आपको याद रखना है कि किसी भी डाइपोल को अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो फोर्स तो ऑलवेज जीरो होता ही है, टॉर्क दो केसेस में जीरो होंगे, जब डाइपोल या तो डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हो या तो डाइपोल मोमेंट वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हुआ तो उस पोजीशन को हम बोलते हैं पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के एंटी पैरेलल डायरेक्शन में हुआ तो उस पोजीशन को बोलेंगे पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये हुआ पोजीशन ऑफ क्या, पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि डाइपोल पे टॉर्क कितना होता है। अगर आप डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उस पर टॉर्क का एक्सप्रेशन टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E होता है। अगर डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो और वो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है तो उस पर नेट फोर्स ऑलवेज क्या होगा, जीरो होगा। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे डाइपोल अगर रखा हुआ है तो उस पर नेट फोर्स जीरो, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल रखा है, कोई जरूरी नहीं यूनिफॉर्म हो, इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल रखा है तो उस पर टॉर्क की वैल्यू टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E। तो चूंकि एक टॉर्क डाइपोल पे हर समय लग रहा है, तो अगर टॉर्क डाइपोल पे रख रहा है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए। तो पोटेंशियल एनर्जी लिखने की कोशिश करते हैं डाइपोल की। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल ये लिखने की कोशिश करते हैं कि एक डाइपोल अगर रखा हुआ है तो उसकी घूमने की टेंडेंसी है, जो कि टॉर्क जीरो नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से वो इंटरैक्ट कर रहा है किसी न किसी तरीके से, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, ठीक, आपको पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका डेफिनेशन क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी इज वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्सेस, या डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन इज इक्वल टू वर्क डन बाय नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्सेस। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लिखें बहुत ही छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी वर्क डन किया होगा दैट वुड बी इक्वल टू चेंज इन डी बाय डेफिनेशन। तो ये क्या है, बाय डेफिनेशन। तो बाय डेफिनेशन, ये डेफिनेशन है पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन। ठीक है, तो वर्क डन जो इलेक्ट्रिक फील्ड ने किया है दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी यू, ये है डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। मान लेते हैं कि हमने एक डाइपोल को ऐसा रखा हुआ है और ये डाइपोल को ऐसा रखेंगे तो दिख रहा है कि ये घूमेगा, किधर घूमेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने की कोशिश करेगा।
तो अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने की कोशिश करता है तो छोटे से डिस्प्लेसमेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना वर्क डन करेगा ये देखते हैं। इसको फिर से हम बना लेते हैं। डायपोल पे टॉर्क लिख लिया हमने, डायपोल पे टॉर्क का एक्सप्रेशन पता है, ठीक है, डायपोल पे टॉर्क का एक्सप्रेशन पता है। तो अगर देखा जाए कि भाई ये डायपोल पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक टॉर्क फील करेगा, वो डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस की वजह से एक टॉर्क फील करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क इसको घुमाने की कोशिश कर रहा है, ये घुमाने की कोशिश कर रहा है इस डायरेक्शन में, और उस टॉर्क की वैल्यू पता है, टॉर्क इज P इंटू E इंटू साइन थीटा। तो टॉर्क इज इक्वल टू P इंटू E इंटू साइन थीटा वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो ये थीटा हमारा उसके बीच का एंगल है, थीटा इज एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। अगर कहें कि व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी थीटा, अगर हम कहें कि भाई थोड़ी देर बाद देखेंगे तो ये जो डायपोल, ये डायपोल ऐसा घूम जाएगा, ये डायपोल ऐसा घूम जाएगा, ठीक है। तो ये डायपोल ऐसा घूम गया है। तो इस छोटे से डी थीटा में, इस छोटे से डी थीटा में थीटा क्या है, थीटा इज इनिशियल एंगल, थीटा क्या है, थीटा इज, पता है, थीटा इज एंगल बिटवीन, थीटा इज एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और डायपोल मोमेंट वेक्टर की वजह से इस पर एक टॉर्क लग रहा है। वो टॉर्क की डायरेक्शन भी हमने बना दी है कि भाई इस पर जो टॉर्क होगा ये इस डायरेक्शन में लगेगा। तो ये है डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, मतलब इसको ऐसा घुमाने की कोशिश करेगा। तो ये सेंस ऑफ रोटेशन या डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, तो ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इसका मतलब ही ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है। एक्चुअल में डायरेक्शन क्या है, एक्चुअल में डायरेक्शन तो अंदर की ओर है। एक्चुअल में डायरेक्शन इस तरीके घूमने के लिए डायरेक्शन अंदर की ओर, इस तरीके घूमने के लिए डायरेक्शन बाहर की ओर, बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो यहाँ मैंने लिख दिया डायरेक्शन ऑफ टॉर्क का मतलब कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अगर कोई भी जैसे मान लेते हैं ये कहते हैं डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, अगर ये डायरेक्शन ऑफ टॉर्क है तो क्या मतलब हुआ, इस तरह रोटेट करने की कोशिश हो रही है, ठीक है। तो इसका सेंस ऑफ रोटेशन पता है कि टॉर्क जो लग रहा है वो इसको किधर घुमाने की कोशिश करेगा, इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा। सपोज कि हम कहते हैं कि ये है टॉर्क ऑन डायपोल, ये है टॉर्क ऑन डायपोल, और इस टॉर्क, ये टॉर्क किसकी वजह से लग रहा है, टॉर्क ऑन डायपोल, ये टॉर्क लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ठीक है। ये टॉर्क किसकी वजह से लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये टॉर्क एक्सर्ट कर रहा है डायपोल पे, और इसी की वजह से डायपोल घूमेगा। तो फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी थीटा वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्सेस, तो फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी थीटा वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल टॉर्क, ठीक है। यहाँ पर फोर्स नहीं, टॉर्क के टर्म में वर्क डन आ रहा है। तो टॉर्क के टर्म में भी वर्क डन आपको पता है। टॉर्क के टर्म में वर्क डन कैसे लिखते हैं, W इज इक्वल टू टाउ डी थीटा का इंटीग्रेशन फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। या फोर्स के टर्म में कैसा वर्क डन लिखते हैं, फोर्स के टर्म में वर्क डन लिखते हैं F इंटू डी आर का इंटीग्रेशन फ्रॉम R1 टू R2। तो यहाँ टॉर्क के टर्म में वर्क डन लिखना है। तो बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी थीटा में, फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी थीटा वर्क डन बाई इलेक्ट्रिकल टॉर्क इज इक्वल टू, इसका मतलब DW इलेक्ट्रिकल, इसका मतलब DW इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू, ठीक है। डी थीटा कैसे डिफाइंड है उन्हें बताया कि भाई इसको इलेक्ट्रिकल टॉर्क या जो इलेक्ट्रिकल फोर्सेस का टॉर्क है वो इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेगा। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डी थीटा मैंने डिफाइन किया हुआ है। डी थीटा ये यहाँ से यहाँ तक का एंगल है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डी थीटा है, ठीक है। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्सेस इज इक्वल टू टाउ डी थीटा, तो कितना हो जाएगा P इंटू E इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। थोड़ा सा इस पर गौर करना है, अगर इलेक्ट्रिकल फोर्सेस ने इसको घुमाया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फोर्सेस का टॉर्क जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही था और जो रोटेशन हो रहा है वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही था। तो एटलीस्ट वर्क डन तो पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये क्वांटिटी नेगेटिव कैसे है, क्योंकि हमको दिख रहा है ये एंगल थीटा है, और थीटा कम होता जा रहा है, और डी थीटा इज स्मॉल चेंज इन थीटा,
स्मॉल चेंज इज थीटा, तो स्मॉल चेंज इन थीटा में फाइनल थीटा छोटा होगा और इनिशियल थीटा बड़ा होगा। समझ में आ रही बात? फाइनल थीटा छोटा है और इनिशियल थीटा बड़ा है, इसका मतलब फाइनल माइनस इनिशियल जब करेंगे तो क्वांटिटी नेगेटिव होगी। इसका मतलब ये क्वांटिटी अपने आप में नेगेटिव है, लेकिन वर्क डन क्या है? वर्क डन है पॉजिटिव। ठीक है, डी थीटा इज नेगेटिव क्वांटिटी बिकॉज थीटा इज डिक्रीजिंग। ठीक है, फाइनल थीटा जो है वो इनिशियल थीटा से छोटा है, तो जब हम चेंज लिखेंगे, चेंजेस डी थीटा क्या है? डी थीटा है बहुत ही स्मॉल चेंज इन एंगल। तो हमारे पास पता है कि फाइनल एंगल छोटा है और इनिशियल एंगल बड़ा है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो क्वांटिटी अपने आप नेगेटिव होगी। इसका मतलब डी थीटा अपने आप में नेगेटिव क्वांटिटी है, लेकिन वर्क डन क्या है? पॉजिटिव है। तो उसको नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए हमने कहा कि जो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स इज इक्वल टू डी डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू माइनस पी साइन थीटा डी थीटा, और ये माइनस साइन क्यों लगाया? बिकॉज डी थीटा इटसेल्फ इज नेगेटिव। ठीक है, यहाँ लिख भी देते हैं, बिकॉज डी थीटा इटसेल्फ इज नेगेटिव। और डी थीटा क्यों नेगेटिव है आपको पता है, क्योंकि एंगल धीरे धीरे कम हो रहा है। ठीक है, तो ये डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्सेस इन ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी थीटा इज इक्वल टू दिस मच, एंड बाय डेफिनेशन दिस इज इक्वल टू क्या? माइनस डी यू। तो माइनस माइनस साइन कैंसिल हो गया और डी यू की वैल्यू आ गई, डी यू इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, तो किसी इनिशियल पोजीशन से ये हमारा डी यू का डिफरेंशियल एक्सप्रेशन आ गया, तो इसको हम उधर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो डी यू की वैल्यू आ गई, डी यू इज इक्वल टू डी यू क्या है कि जब हमने थोड़ा सा थीटा में थोड़ा सा चेंज किया है, डी थीटा अमाउंट से चेंज किया है, तो पोटेंशियल एनर्जी में इतना डिफरेंस हुआ है। तो अगर पूरा चेंज देखा जाए फॉर चेंज, तो डी यू को इंटीग्रेट कर देंगे, पूरा चेंज देखा जाए या सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ चेंज देखा जाए, तो डी यू इज इक्वल टू हो जाएगा कितना? पी ई साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन, पी ई साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन, जहाँ पर कोई इनिशियल पोजीशन होगी, कोई फाइनल पोजीशन होगी। तो इनिशियली लेट सपोज इनिशियल एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज थीटा 1, और एट दैट पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी इज यू थीटा 1, एंड फाइनल एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज थीटा 2, एंड एट दैट पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी इज यू थीटा 2। आपको पता है कि जब भी हम इस तरीके से पोटेंशियल निकालने की कोशिश करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी निकालने की कोशिश करते हैं, तो हमारा जो टर्म आता है वो डिफरेंस आता है, ना कि एब्सोल्यूट आता है। और एब्सोल्यूट डिफाइन करने के लिए हमें रेफरेंस लेवल डिफाइन करना पड़ता है। तो इसको इंटीग्रेट कर दिया, तो इसको इंटीग्रेट किया, यू थीटा 2 माइनस यू थीटा 1 इज इक्वल टू साइन थीटा का इंटीग्रेशन। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस थीटा। तो माइनस ऑफ कॉस थीटा, इसका मतलब ये आ जाएगा कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 इंटू क्या? पीई। ठीक है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, और उसमें वैल्यू पुट करेंगे, चूंकि माइनस है तो ये वाला पहले पुट कर देंगे, वाला बाद में, तो ये हमारा हो गया। अब ये तो हमारा डिफरेंस आ गया, इसमें हम इंटरेस्टेड नहीं, हम एब्सोल्यूट निकालना चाहते हैं, और एब्सोल्यूट निकालने के लिए रेफरेंस लेवल डिफाइन करना पड़ता है। तो यहाँ हम रेफरेंस डिफाइन करते हैं। तो रेफरेंस लेवल हम मानते हैं कि जब थीटा इज इक्वल टू 90, देन पोटेंशियल एनर्जी यू एट 90 एंगल इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा रेफरेंस लेवल है। इसका भी एक लॉजिक है कि भाई क्यों ऐसा है कि थीटा इज इक्वल टू 90 में पोटेंशियल एनर्जी को 0 एज्यूम किया गया है। हम कहते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और डायपोल मोमेंट वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है, उस पोजीशन पे सिस्टम की या डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। ये हमारा रेफरेंस लेवल है। ठीक है, इसका एक लॉजिक है कि भाई ये रेफरेंस लेवल क्यों ऐसा ही असाइन किया गया है, वो मैं बाद में बताऊंगा। तो अभी तो लिख देते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो लेट सपोज थीटा 1 इज इक्वल टू क्या? 90। अगर थीटा 1 इज 90, दैट मीन्स यू थीटा 1 इज इक्वल टू 0, और फॉर जनरल थीटा एंड थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा, तो उसके लिए यू थीटा क्या होगा? तो आपको याद रखना है रेफरेंस लेवल इज दिस, फॉर डायपोल रेफरेंस लेवल इज दिस। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा पुट करो, तो ये आ गया यू इंटू थीटा, और इज इक्वल टू यू थीटा 1 इज 90, यू थीटा 1 0, तो ये 0 हो गया। थीटा 1 इज 90, तो ये 0 हो गया, और थीटा 2 इज थीटा, तो ये आ गया माइनस ऑफ पी ई कॉस थीटा, माइनस ऑफ पी कॉस थीटा। तो यू थीटा इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई। तो आपको ये याद रखना है, डायपोल अगर
इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट है तो उस पर टॉर्क होता है P क्रॉस E। डायपोल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है -P.E। और रेफरेंस लेवल होता है कि जब डायपोल 90 डिग्री पे अलाइन होता है, 90 डिग्री पे अलाइन हो रहा है, 90 डिग्री पे होता है कहाँ से, डायपोल मोमेंट वेक्टर 90 डिग्री पे होता है कहाँ से, इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो उस पोजीशन पे डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी को हम जीरो एज्यूम करते हैं। ये हमारा रेफरेंस लेवल है। क्या समझ में आया कि किसी भी थीटा पोजीशन पे डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन ये है, ये तब है जब डायपोल मोमेंट वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच का जब एंगल होगा उस पोजीशन पे हम सिस्टम की या डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी को जीरो एज्यूम करेंगे। ठीक है, तो यू थीटा इज इक्वल टू -P.E। अब थोड़ा सा आते हैं कि भाई अगर ऐसी बात है तो ऐसा हमने रेफरेंस लेवल कैसा डिफाइन किया होगा, ऐसा हमने रेफरेंस लेवल कैसा डिफाइन किया होगा। ठीक है, ऐसा हमने रेफरेंस लेवल क्यों डिफाइन किया होगा, तो रेफरेंस लेवल हमने क्यों ऐसा डिफाइन किया होगा, लेट सपोज, ऐसा समझने के लिए करते हैं, लेट सपोज कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड थी। तो चूंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म, तो ये जो लाइन है आपको पता है कि इस लाइन पे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। इसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। और इक्विपोटेंशियल सरफेस हर समय इक्विपोटेंशियल सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। तो ये जो सरफेस है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, पोटेंशियल सरफेस। तो ये सरफेस हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है, सेम है, हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है। इसका मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रेफरेंस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होगा वो यहाँ पर लाएंगे तो भी उतना वर्क डन होगा, वो यहाँ पर लाएंगे तो भी उतना वर्क डन होगा, वो यहाँ पर लाएंगे तो भी उतना वर्क डन होगा, वो यहाँ पर लाएंगे तो भी उतना वर्क डन होगा। इस लाइन के या इस प्लेन के किसी भी पॉइंट पर लाएंगे तो उतना ही वर्क डन होगा। तो जब हम Q चार्ज को, जब हमारा डायपोल इस पोजीशन पर मैं कहा था कि -Q और +Q, जब डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो इस पोजीशन पे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। ऐसा हमने क्यों कहा कि अगर हमने माइनस यूनिट चार्ज को लाने पे, अगर मान लेते हैं इस सरफेस पे जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इस सरफेस पे पोटेंशियल V है, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन हुआ वो हुआ V। तो -Q के चार्ज को लाने में कितना वर्क डन हुआ, -Q के चार्ज को लाने में वर्क डन हुआ -Q V। -Q चार्ज को लाने में वर्क डन हुआ -Q V। और +Q चार्ज को लाने में कितना वर्क डन हुआ, +Q को चार्ज को लाने में वर्क डन हुआ Q V। तो टोटल वर्क डन कितना हुआ, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू 0। इसका मतलब जब मैं इन्फिनाइट से डायपोल को इस पोजीशन पर रखता हूँ, इन्फिनाइट से मैं लेके आता हूँ डायपोल को इस पोजीशन पर रखता हूँ, तो जितना मुझे पॉजिटिव चार्ज को लाने में जितना वर्क डन करना पड़ा होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज को लाने में उतना ही नेगेटिव वर्क डन करना पड़ेगा। तो टोटल वर्क डन 0, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी 0। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि एक डायपोल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो उस पर नेट फोर्स 0 होगा, उस पर टॉर्क की वैल्यू P क्रॉस E होगी और उसकी पोटेंशियल एनर्जी U थीटा बराबर -P.E होगी। ठीक है, अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जैसे कहते हैं, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ऐसा पूछा जाए, बाय एक्सटर्नल एजेंट इन rotating a dipole from its unstable equilibrium position to, its stable equilibrium position to stable equilibrium position to unstable equilibrium position, तो कह रहे हैं कि अगर आपको एक डायपोल को उसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन तक रोटेट करना है, फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन रोटेटिंग अ डायपोल फ्रॉम इट्स स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। सारी चीज़ें वही है, इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट E है, प्लेज इन, ठीक है, प्लेज इन ऐसा लिख सकते हैं, प्लेज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, प्लेस्ड इन
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्लेज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई भी रखा है और एक डायपोल है जिसका डायपोल मोमेंट पी है। तो पी डायपोल मोमेंट है, इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन तक लेगा। तो जब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है तो आपको पता है उस समय थीटा की वैल्यू 0 होती है। ये पोजीशन है स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, और इस पोजीशन के करस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, इस पोजीशन के करस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे यू आई, तो यू आई लिखेंगे तो ये फॉर्मूला हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 0 है। थीटा इज इक्वल टू 0 मतलब कॉस 0, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ पी इंटू ई इंटू कॉस थीटा, लेकिन थीटा इज इक्वल टू 0 है तो कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी 1। तो ये हमारा हुआ उस डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी जब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे था। और थीटा इज इक्वल टू 180, ये वो केस है जब डायपोल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन में था। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन में था, और इस केस में हमारा जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी वो लिखते हैं, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इस एक्सप्रेशन से आ जाएगा। ये एक्सप्रेशन है कितना, माइनस ऑफ पी इंटू ई इंटू कॉस थीटा, और थीटा 180 है तो कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, तो इसका मतलब ये -1, या फिर लिख लेते हैं पूरा कॉस थीटा, और कॉस थीटा है 180, तो 180 है तो कॉस 180 की वैल्यू -1, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज प्लस पी ई, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस पी ई, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज प्लस पी ई। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, एंड यू फाइनल इज इक्वल टू पी ई और माइनस ऑफ माइनस पी ई। तो इसका मतलब 2 पी ई पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, ये हमारा हुआ है कि इस कॉन्फ़िगरेशन से जब हम उस कॉन्फ़िगरेशन में लेके जाएंगे, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम के कॉन्फ़िगरेशन से जब हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के कॉन्फ़िगरेशन में लेके जाएंगे तो हमारा इतना पोटेंशियल एनर्जी में बढ़ोतरी होगी। तो अगर कहीं पैसे बढ़े हैं तो किसी ने तो दिए होंगे, ठीक है, इतना पैसे बढ़े हैं मतलब इतना एनर्जी बढ़ी है, तो एनर्जी जब इतनी बढ़ गई है तो कहीं ना कहीं से वो एनर्जी आई होगी। तो दैट इज इक्वल टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, दैट इज इक्वल टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी डायपोल को अगर आप घुमाते हो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे तो किस तरीके से वर्क डन निकालते हैं, वो ये तरीका है, आपको इस तरीके से करना है। ठीक है, जैसे एक अगला सवाल देखते हैं, एक और सवाल लिखते हैं कि भाई अगर डायपोल को आपने ठीक है, सपोज कि हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, सपोज कि एक एग्जाम्पल हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल इस तरीके से बनाया गया है कि 2 चार्जेस आर अटैच्ड एट द एंड ऑफ रिजिड लाइट रॉड। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है रिजिड लाइट रॉड हो और ऐसा भी कुछ भी हो सकता है। तो लेट सपोज कि हमारा डायपोल ऐसा अरेंजमेंट है और ये हमारा डायपोल है, और ये डायपोल हमारा है, इसमें हमने क्या किया है, डायपोल को हमने ऐसा बनाया है, हमने क्या किया है, एक रिजिड लाइट रॉड के एंड पे हमने 2 चार्जेस को अटैच कर दिया। लेट सपोज दोनों चार्जेस का मास सेम है, एम का 2 बॉल्स हमने यहाँ पर अटैच कर दिया। ये लाइट रिजिड रॉड है, तो इस तरीके से हमने एक डायपोल बनाया है। ठीक है, तो रिजिड लाइट रॉड है और इस तरीके से हमने उस रिजिड लाइट रॉड के दोनों एंड पे 2 चार्ज रख दिए हैं, तो ये अरेंजमेंट एक डायपोल बन गया। रॉड लाइट है लेकिन ये मासेस हमारे पास एम के मासेस है, मतलब दोनों चार्ज पार्टिकल के मासेस एम है, और दोनों के बीच की सेपरेशन मान लेते हैं कि भाई जो लेंथ ऑफ रॉड है, रिजिड लाइट रॉड ऑफ लेंथ कुछ मान लेते हैं, लेट सपोज लेंथ एल है। ठीक है, तो सवाल क्या है कि इफ डायपोल या इफ द डायपोल as shown is disturbed slightly from its stable
equilibrium position, then it will start oscillation. Find the time period of oscillation. ठीक है, आपने देखा कि जब हमने किसी डायपोल को उसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब किया था तो वो वापस अपने ओरिजिनल मतलब वापस अपने स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन को एक्वायर करने की कोशिश कर रहा था। इसका मतलब जब मैं इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करूंगा, स्लाइटली डिस्प्लेस करूंगा, व्हेन डायपोल इज डिस्टर्ब्ड स्लाइटली इन टर्म्स ऑफ रोटेशन, ठीक है, डिस्टर्ब्ड स्लाइटली फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन इन टर्म्स ऑफ रोटेशन। ठीक है, यहाँ रोटेशन से ही मतलब है डिस्टर्ब स्लाइटली फ्रॉम its stable equilibrium position, then it will start oscillation. Find the time period of oscillation. ठीक है, तो अभी हमने देखा क्या कि भाई डायपोल को जब हम स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब करते हैं, थोड़ा सा घुमाते हैं, तो वो वापस अपने स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन को एक्वायर करने की कोशिश करता है। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने थोड़ा सा घुमाया तो ये ऊपर नीचे ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा। जब हम इसको घुमाएंगे, जब हम इसको थोड़ा सा एंगल पे घुमाएंगे, तो अभी हमने देखा जब थोड़े सा एंगल पे घुमाएंगे तो इस पर एक टॉर्क लगना स्टार्ट हो जाएगा और वो टॉर्क लगेगा इधर। तो ये हमारा थीटा हमने बहुत ही स्लाइट डिस्टर्बेंस दिया है, तो थीटा इज़ वेरी वेरी स्मॉल, ये दिया हुआ है सवाल में, तो वेरी वेरी स्मॉल। और फॉर दिस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट द टॉर्क ऑन द डायपोल, ये हमारा डायपोल है, ये हमारा डायपोल, इसको हमने क्या किया, इसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, इससे थोड़ा सा थीटा डिस्टर्ब कर दिया, तो टॉर्क ऑन डायपोल टाउ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा पी इंटू ई इंटू क्या, साइन थीटा। ठीक है, पी इंटू साइन थीटा। सिंस थीटा इज स्मॉल तो हम इसको लिख सकते हैं टाउ इज इक्वल टू पी इंटू थीटा, पी इंटू ई इंटू थीटा, क्योंकि थीटा बहुत स्मॉल है, तो थीटा बहुत स्मॉल है तो हम साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, फॉर स्मॉल थीटा साइन थीटा कैन बी रिटन एज या अप्रॉक्सीमेटेड एज इक्वल टू थीटा, तो हमारा टाउ आ गया, टाउ इज इक्वल टू पी इंटू ई इंटू थीटा। ये एक सवाल करने का तरीका है, ऐसा हो जरूरी नहीं है कि जो है रॉड को लाइट ही लिया जाए, इस केस में लाइट लिया गया। और आपको पता है टाउ किसके बराबर होता है, टाउ इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इंटू एल्फा, एल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन। इस रॉड का कोई मास नहीं है तो रॉड का कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, ये रॉड अपने सेंटर के अबाउट ऑसिलेट करना स्टार्ट करेगी। अब इस पर टॉर्क लगेगा, ये इधर घूमेगा, ठीक है, इधर घूमते ये अपने स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंचेगा, लेकिन तब तक ये काइनेटिक एनर्जी एक्वायर कर चुका होगा, उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो फिर नीचे जाएगा, फिर ये ऊपर आएगा, फिर इधर जाएगा, तो ये ऐसे अपना ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि लाइट रिजिड रॉड है, तो लाइट रॉड है तो लाइट रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ होगा नहीं, हल्की रॉड है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ इन दो पार्टिकल्स का होगा, एक पार्टिकल है ये और एक पार्टिकल है ये। ठीक है, दोनों पार्टिकल के मास सेम है और दोनों के सेंटर से डिस्टेंस l/2 है। इसका मतलब अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखें तो ml/2 का स्क्वायर ये होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ईच पार्टिकल अबाउट सेंटर ऑफ व्हाट, डायपोल। और ऐसे हमारे पास कितने पार्टिकल है, ऐसे हमारे पास दो पार्टिकल, ठीक है, और इनटू अल्फा। तो ये चीज़, ये जो एक्सप्रेशन ये क्या है, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ईच पार्टिकल अबाउट सेंटर ऑफ डायपोल, जो कि पूरा डायपोल इसी के अबाउट घूमेगा, सेंटर ऑफ डायपोल। तो इससे हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया और अल्फा की वैल्यू निकाली, तो अल्फा कितना आ गया, अल्फा इज इक्वल टू पी, ये ml/4 हो गया और ये 2 से 2 कैंसिल, तो ml/2। ठीक है, ml/2 इधर लेके आया तो ये आ गया 2 इंटू पी ई डिवाइडेड बाई m इंटू l²। ठीक है, और 2 इंटू पी ई डिवाइडेड बाई ml² और इंटू थीटा। ठीक है, तो जिधर भी हमने घुमाया है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अल्फा होगा। अगर हमने इधर घुमाया होगा तो अल्फा इधर घूमने की कोशिश कर रहा होगा, हमने नीचे घुमाया होगा तो इसका मतलब थीटा के जस्ट ऑपोजिट अल्फा है, तो इसका मतलब ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन है
किस टाइप का है, ये एंगुलर एक्सेलरेशन रीस्टोरिंग नेचर का है। और आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्या ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो इससे आपको दिख जाएगा कि ये स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए ये डायपोल एसएचएम परफॉर्म करेगा। दिस इज इक्वेशन ऑफ एसएचएम। और ये ओमेगा हो गया, अगर ये ओमेगा हो गया तो टाइम पीरियड आ जाएगा टी इज इक्वल टू, इधर लिख देते हैं, टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, एंड ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये दी हुई है तो ओमेगा आ जाएगा कितना 2 पाई एम एल स्क्वायर अपॉन 2 PE। तो ये एक पर्टिकुलर टाइप का सवाल हुआ, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइप का सवाल हुआ जिसमें मैंने माना था क्या है, लाइट रिजिड रॉड। आपको ऐसा भी कह सकते हैं भाई रॉड लाइट नहीं है, रॉड के पास मास है, तो आप उसके हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे, ठीक है। तो मैंने इस हिसाब से लिया है, तो ये टी बराबर 2 पाई एम एल स्क्वायर बाई 2 PE। तो ये अगर डायपोल को जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है उसको उसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देते हैं तो वो एंगुलर एसएचएम परफॉर्म करेगा जिसका टाइम पीरियड ये है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे कि अगर डायपोल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उस पर फोर्स कितना होगा या दो डायपोल कैसे इंटरैक्ट करते हैं आपस में।